नमस्कार, मैं हूं रवि केंतरा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। जहां गुरुवार को सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर के सांबा में बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए रोड शो कर जन समर्थन मांगा। रोड शो के बाद सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया, जहां धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सुरजीत सिंह के लिए वोट मांगे। कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डेगरा जी को भी, उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया था। उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, यह मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, जम्मू और कश्मीर के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्रों में, मैंने उनसे पूछा कि अब आपको क्या अंतर दिखाई देता है, तो भाइयों बहनों जानते हो, उन्होंने लंबी सांस ली और उन्होंने कहा, धारा 370 समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का कृत्य कर पाए। यह बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग
दो झंडों दो संविधान के नीचे नहीं, बल्कि शान से हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव धारा 370 के बिना हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमने अभी 2024 का जो आम चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ है उस चुनाव में देखा है, जहां पहले मतदान केवल 10% होता था भाइयों बहनों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 58% मतदान हुआ, जो ये दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की जो जनता है उसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। केवल जम्मू क्षेत्र में ही 32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर अब लगातार विपक्ष भी हमलावर है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के नदी नाले चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे अपराधी गणेश जोशी हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस पर सीएम धामी मौन क्यों है। आगे उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास में सिंचाई में घोटाले का मामला भी उठा है। वहीं सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट समाचार चैनलों ने खुलकर दिखाई है। मुझे आप ही के किसी मित्र ने बताया था कि गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी तो मेरे जैसे ही हैं सब। आप पता नहीं कितना, ये सवाल मैंने आपको दे दिया, आप पूछ लीजिए। गणेश जोशी जी हो सकता है आप उसको बताना चाहें। आप सरकार में रहे हैं, सरकार चलाई है, क्या लगता है कैबिनेट ये गंभीर मामला है। पहले सीबीआई उनके विभाग की जांच कर रही, फिर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला देहरादून का उठा है, उनका पीएम सिंचाई वाले में जो है उसमें उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है। तो और यहाँ के नदी नाले खाले सारे चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी। और ये नदी खाले ये भी कह रहे हैं कि धामी क्यों है इस पर मौन। तो ये जो है गणेश जोशी जी यदि इस सरकार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार में जो सर्वांगीणता है उसके नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश के खिलाफ अगर बात करें तो हल्द्वानी पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई की है। हल्द्वानी के मुखानी और मुक्तेश्वर क्षेत्र स्थित घर में नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों से मुनादी कर क्षेत्र के लोगों को मुकेश बोरा के फरार होने की जानकारी दी है। बता दें कि मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा है। धारा 376 मुकदमा पंजीकृत है, जो लगातार फरार चल रहा है तथा गिरफ्तारी से बच। कांग्रेस के दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज से ये यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालने से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस बचाओ यात्रा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस गुटबाजी की शिकार हो रही है और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, कोई भी किसी को नीचा दिखाने से नहीं चूकते। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी बहुत अच्छे से संभाल रही है। जहां कोई घटना घट रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से वो केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करने जा रहे थे, उनको पहले कांग्रेस बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा चलानी चाहिए, क्योंकि जिस गुटबाजी की कांग्रेस आज शिकार हो रही है और पहले से ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनके वहां पे जिस प्रकार से गुट हावी है, वर्चस्व की लड़ाई वहां पे हो रही है, कोई भी किसी को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से संभाल रही है। जहां पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हो रही है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तुरंत जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर एक्शन लेकर सरकार अपना कार्य कर रही है और नसीहत दे रही है। साफ सख्ती से निर्देश हैं, जो भी महिलाओं के प्रति गलत भावना रखेगा, किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर सख्ती से हम लोग। चमोली में मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज गर्जना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया है। देर रात से जिले के सभी निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। सीमांत जोशीमठ क्षेत्र में भी बारिश से सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी। बद्रीनाथ धाम नीलकंठ क्षेत्र में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। नर नारायण गंध मादक पर्वत पर भी नीलकंठ बेस कैंप क्षेत्र की पहाड़ियों में हिमपात होने से बद्रीपुरी में भी शीतलहर का एहसास श्रद्धालुओं को हो रहा है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र हेमकुंड साहिब और विश्व धरोहर फूलों की घाटी में भी हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं और फूलों की घाटी में प्रकृति प्रेमियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। पार्क प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को वैली ऑफ फ्लावर्स में करीब 62 पर्यटकों की एंट्री दर्ज की गई है। तो पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। भारी बारिश के साथ तेज गर्जना का भी अलर्ट है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 सितंबर तक अधिकतर इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसके साथ तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जहां पर अवकाश घोषित किया गया है स्कूल में और आंगनबाड़ी केंद्रों में, लेकिन मौसम सुहावना है। यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालु इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी कल हुई थी। हमने देखा कि गंगा अष्टमी के दिन पहाड़ों पर हल्की सी बर्फबारी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, ऐसे में ठंड ने भी यहाँ पर दस्तक दे दी। अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, जिस तरीके से मौसम वहां पर बदला है इस वक्त, क्या मौसम का वहां पर हाल है और आने वाले वक्त के लिए मौसम का क्या पूर्वानुमान वहां पर? रवि जी, देखिए, जोशीमठ से बद्रीनाथ सहित जो नीति माणा घाटी है वहां की अगर बात की जाए तो पूरे जो अलकनंदा और माणा घाटी है उसके निचले इलाकों में देर रात से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है और अभी भी 1:30 से 2 बजे के बीच में अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर ऊपरी हिमालय की बात की जाए तो भगवान बद्री विशाल के आसपास की पहाड़ियों में भी रुक रुक करके हिमपात जो है लगातार जारी है और फूलों की घाटी, लोकपाल घाटी में भी जो आसपास की पहाड़ियां हैं वहां भी बर्फबारी हुई है। लिहाजा जो है पूरे जो अलकनंदा घाटी और धौलीगंगा घाटी है यहाँ पे जो है समय से पहले ही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चला है और नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ के आसपास भी जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं। वहीं जो बद्रीपुरी का जो ऋषिगंगा क्षेत्र है, नीलकंठ बेस कैंप का क्षेत्र है, वहां पर भी खूब बर्फबारी होने की समाचार मिल रहे हैं, जिसके चलते अभी ऋषिगंगा में भी काफी उफान आया हुआ है। कुल मिलाकर के जो ऑरेंज अलर्ट जो यहाँ पे जारी किए गए चमोली जनपद में, उसका बिल्कुल सटीक असर अभी पिछले 14 घंटे से नजर आ रहा है और अभी जबकि आगे के 24 घंटे में भी अभी भी और सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन पूरा सजग है और जो तहसील स्तर पर जो भी रिस्पांस वाली टीम है, जो आपदा प्रबंधन टीम है, उसको भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो जो समय से पहले ही निचले इलाकों में बिल्कुल सर्द हवाएं और शीतलहर का प्रकोप तेज हो चला है। जी बिल्कुल, आपने ठीक है संजय कि मौसम अच्छा है, सुहावना है, लेकिन ठंड के साथ दुश्वारियां भी है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग भले ही जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करता हो और बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने का दावा भी कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए बहादुराबाद विकास खंड के कई ग्रामों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोले तो गए हैं, लेकिन जनता को इसका फायदा नहीं मिलता। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में बहादुराबाद विकासखंड के ग्राम गढ़मीरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो खुला,
लेकिन अक्सर सेंटर पर ताला लटका रहता है। ग्रामीणों की माने तो यह कभी कभार ही खुलता है। ग्रामीणों ने बताया कि सेंटर में नियुक्त कर्मचारियों को महीने में 2-4 बार ही देखा जाता है। इससे आसपास के लोग इलाज समेत अन्य सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। इसमें भी कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही बंद रहता है ताला लग के। सभी डॉक्टर आते हैं? जी नहीं, बहुत कम आते हैं। अधिकतर गाँव की यहाँ पे गाँव में दिक्कत है। कोई नहीं कुछ करता है इसमें। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं हमें ये खुल जाए बस, और क्या। इसका मामला है जो हमने कभी हमारे दादा ने जमीन दे दी थी और लोगों के भलाई के लिए, और आज तक ये खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ से। कोई सुविधा नहीं है फिलहाल यहाँ। आप बताइए क्या है? दवाइयों को ले जाके बेचते हैं, यहाँ कोई दवाई नहीं देते गरीब आदमियों के लिए, कोई कोई कुछ नहीं करता। हाँ पहले होता था, अब तो कुछ नहीं होता यहाँ, अब कुछ नहीं, अब तो कोई मतलब नहीं है खोलने का। कभी कोई अधिकारी आप अगर हमने कहा भी तो उन्होंने कहा चाहे जहाँ शिकायत करो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जिसने जो मैडम आती थी यहाँ पहले। समाज सेवी मास्टर दिलीप कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाए गए स्वास्थ्य उपकेंद्र महज दिखावा साबित हो रहे हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटका हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर मुख्यालय तक का सफर करना पड़ता है। क्या है हमारे यहाँ सर, ये लगभग 5 गांव एक साथ मिले हुए हैं। 70,000 की पॉपुलेशन है और मात्र 4 ही स्वास्थ्य केंद्र है, और वो चारों स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम मात्र के हैं। डॉक्टर वहाँ बैठते नहीं, महीने 6 महीने में आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इस दौरान कई गर्भवती महिलाएं मौतें भी हुई हैं उनकी, क्योंकि चिकित्सा सही समय पर नहीं मिली। परसों के दौरान इस तरह घटना हुई है, तो शिकायतें हुई है कई बार शासन प्रशासन को, चिकित्सा डिपार्टमेंट को, लेकिन उन्होंने कभी से गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, अगर आंगनबाड़ी महिलाएं सही तरीके से काम ना करे अपना, तो मुझे नहीं लगता कि चिकित्सा डिपार्टमेंट में कुछ सुधार आया हो। आंगनबाड़ी जो वर्कर है उन्होंने बहुत हेल्प की है, वो लगातार हेल्प करती रहती है इस बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। मैं मानता हूँ सर कि अभी जो है डेंगू का प्रकोप बहुत भारी स्तर पर आने वाला है, तो चाहिए चिकित्सा विभाग को कि ये गढ़मीरपुर के अंदर और पंचपुरी के अंदर जो चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं उनका साफ सौंदर्यीकरण हो, और वहाँ पर एवरी वीक में 1 सप्ताह तो मैं एक बार तो डॉक्टर आना बनता है। तो क्या वेलनेस सेंटर चालू होने के बाद भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा कागजों तक ही सिमट कर रह गई है? हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में मरीजों के लिए मातृ एवं शिशु समेत अन्य जांच के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना था, लेकिन अभी तक सेंटर पर मरीजों को सुविधाएं नसीब नहीं हो रही। गढ़मीरपुर गांव के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर नियुक्त सीएचओ के केंद्र पर न आने से ग्रामीण परेशान है। सेंटर बंद होने से निजी चिकित्सक के शरण में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हम लोगों की ग्रामीण की ओर से मांग है कि यहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर हफ्ते में एक बार आना चाहिए, और यहाँ पे आज तक किसी चिकित्सा अधिकारी ने कोई विजिट हमारे गांव में नहीं की। मेरी मांग है महीने में एक बार यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी भी आकर देखे। गांव का बहुत बुरा हाल है, डेंगू फिर से पर फैला रहा है, बुखारों का मामला फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था हो, ये यहाँ पे हफ्ते में एक बार विजिट जरूर करें। इस गाँव का नाम गढ़मीरपुर है, पंचपुरी है। यहाँ पे हमारे 4 प्रधान बनते हैं और लगभग 50,000 की आबादी है। यहाँ पे 20,000 वोट। हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह ने कहा कि अभी कुछ लोगों की तरफ से बहादुराबाद विकासखंड ग्राम गढ़मीरपुर में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है कि हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है वे समय पर नहीं आते, जिस कारण ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. सिंह को जाँच के आदेश दिए हैं। नहीं, ये आज ही एक शिकायत आई है कि गढ़मीरपुर गांव जो बहादुराबाद ब्लॉक में है उसमें वेलनेस सेंटर हैं जो बंद पड़े हैं और दिन के टाइम भी वो बंद पाया गया है। तो ऐसी शिकायत आई है, तो केंद्र साहब अभी मीटिंग में थे मेरे साथ में ही, तो केंद्र साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल चेक कराएं इसको। ये भी देखें कब से ये बंद है, कब से लोग गायब हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। निश्चित तौर पर इनकी जाँच कराई जाएगी और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, लिहाजा इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेंटर बंद होना बड़ी लापरवाही है, लिहाजा किसी भी दशा में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसा भी संज्ञान में आपको जरा बताया गया है कि गंभीरपुर एरिया में जो हमारे केंद्र हैं या ये मुस्लिम वो बंद पाए गए, अभी मैंने अपनी एक टीम भेजी हुई है, अभी मुझे रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। और एक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आज क्योंकि शनिवार का दिन है, आज हमारा विलेज हेल्थ डे है,
आज का जो कार्य होता है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर होता है या गांव के लोगों को जहाँ सुविधाजनक कोई पंचायत सेंटर हो, स्कूल हो, वहाँ पर किया है। मे भी पॉसिबिलिटी अगर हमारी टीम वहाँ गई होती। लेकिन जो शिकायत है, जो ताला बंद रहता है, इसके लिए रेगुलर हमारे द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाएगा, इसको देखा जाएगा। देखिए, यदि ऐसा पाया जाता है, पहली बात ऐसा होना नहीं चाहिए, यदि ऐसा पाया जाता है तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। पहले जांच की जाएगी और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब सरकारी जांच कैसे होती है और कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन समझ से परे ये बात है कि आखिर मीडिया के जरिए ही अधिकारियों को मामले की जानकारी क्यों होती है? क्यों अधिकारियों को पहले ही इलाके की जानकारी नहीं होती? बड़ा सवाल है। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक विचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में अगर बात करें तो यहाँ पर पुलभट्टा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बेसिकली एक वाहन, अर्टिगा वाहन के द्वारा कुछ लोगों को उसमें एक्सीडेंट किया गया है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और उन घायलों में से एक व्यक्ति की मृत्यु होना भी जानकारी में आया है। जो ये मृतक है, इनकी एज लगभग 26 वर्ष है और ये जो वाहन है और इसका जो चालक था उसको हम लोग ने पूछताछ कर रहे हैं उसमें, और वाहन का भी हम लोग टेक्निकल मुआयना करा रहे हैं। फिलहाल इस प्रकरण में अभी कोई तहरीर नहीं आई है और जैसे ही आती है इसमें तहरीर, और अन्यथा अपनी तरफ से भी हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक में खालिस्तानी लिखकर बाजार में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। युवक से पुलिस समेत आईबी की टीम ने पूछताछ की, जिसमें पता चला कि संदिग्ध युवक बरेली के बहेड़ी का रहने वाला है और काशीपुर रोड किनारे ठंडई बेचता है। रुद्रपुर की सीओसीटी निहारिका तोमर ने बताया कि युवक की काउंसलिंग कराई गई है, साथ ही खुफिया विभाग की टीम ने भी पूछताछ की है। आरोपी युवक पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हमारे संज्ञान में आया था, जैसे आप सभी को ज्ञात है, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति रेव सिनेमास के अंदर एक मूवी का पोस्टर फाड़ते हुए दिख रहा था। वो मूवी इमरजेंसी है। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि उसकी एक बाइक है जिसपे आपत्तिजनक बातें और टिप्पणियां लिखी गई हैं खालिस्तान के मैटर के रिगार्डिंग। तो इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया और इसे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ की कार्रवाई में इसके जो भी मोबाइल फ़ोन है उसको हमने पूरी तरह से सर्च किया कि अगर इसमें कोई भी ऐसी बात मिले जो थ्रेटनिंग हो सकती है। इसी के साथ हमने इसके परिवारजनों से भी पूरी पूछताछ की, इसके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, सब पूछताछ की। हमें पता चला कि इस व्यक्ति का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी है, जो बरेली का रहने वाला है, तहसील बहेड़ी, और ये डिबडिबा में ठंडी शरबत की दुकान चलाता है। तो ये जो रुद्रपुर का क्षेत्र है, ये इसके आवागमन का क्षेत्र है। तो इस पर हमने पूरा इसका संज्ञान लिया और इसके खिलाफ हमने 81 पुलिस एक्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।